कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है और वापस लेने के बाद ये माना जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि शायद अब आंदोलन खत्म हो जाएगा और स्थितियाँ पुनः बहाल हो जाएँगी। सरकार की ये हार है, माने ना माने ये बात दूसरी है, लेकिन सरकार ने जिस तेज़ी से और बढ़ कर के आगे बढ़ के कानून वापस लिया, इसकी अलग कहानी है। इसकी कहानी राजनैतिक हो सकती है, इसकी कहानी किसानों का गुस्सा ना लेने की हो सकती है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि 3 कानून खत्म हो गए हैं, निरस्त हो गए हैं और अब किसान नेता जैसा कि पहले थे वो करते चले आ रहे हैं। खास तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस दिन घोषणा की थी, उसी दिन के बाद से वो इस बात पर अड़ गए कि अब तो एमएसपी पे ही बात होगी और अब तो सिर्फ एमएसपी पे नहीं, बाकी और माँगे जो उनकी पेंडिंग है, उस पे भी बातचीत होगी। लेकिन ये सब क्या इतना आसान है हो पाना? क्या जिस तरीके से कल संसद में कानून ला करके विधेयक को खत्म किया गया और बातचीत नहीं हुई उस पे, तो उन हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? और अगर किसानों की माँगें मान भी ली जाएँ, तो क्या उसके असर होंगे? क्या देश की अर्थव्यवस्था इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अगर-मगर के, जिस पे सरकार भी मनन कर रही है, देश के अर्थशास्त्री भी मनन कर रहे हैं, कृषि विज्ञानी भी मनन कर रहे हैं और हम सब लोग भी अपने-अपने तरीके से सोच-विचार रहे हैं। पत्रकारों में एनके सिंह साहब एक ऐसे सज्जन हैं जो किसानी और अर्थशास्त्र को लेकर के दोनों चीज़ों पर काफ़ी गहन मनन करते रहे हैं और देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने-माने पत्रकार हैं। तो बहुत-बहुत आभार एनके सिंह साहब आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। अब वही धन्यवाद। का सवाल है, लाख टके का सवाल इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि किसान कानून तो वापस हो गए, बैक टू स्क्वायर वन आप आ गए वहीं पर जहाँ चले थे वहाँ आ गए, साल भर लगा, देश की ऊर्जा बहुत लगी, किसान सड़क पे लगे रहे, 500-600 किसान मौत की मौत भी हो गई, 26 जनवरी का आतंक भी हमने देखा। लेकिन इन सब के बाद क्या आप मानते हैं कि आगे की माँगें और आगे का रास्ता कितना सरल है, कितना आसान है? इस प्रश्न पे जाने के पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में लास्ट में कहा कि क्या देश की अर्थव्यवस्था इसको झेल पाएगी। इसी को समझने की जरूरत है कि किसानों को जब हम देते हैं तो अर्थव्यवस्था बड़ी लचर हो जाती है, झेल नहीं सकती। इन दोनों की एक एक तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है। इस देश में जब कोरोना था, लॉकडाउन था, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, किसी फैक्ट्री में धुआं नहीं उगला, किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने नहीं किया, किसी पेट्रोलियम कंपनी ने, रिफाइनरी ने पेट्रोल नहीं, क्योंकि पेट्रोल का खर्च होना बंद हो गया था। कोई लेबर काम नहीं कर रहा था। इस देश में पूरा सब कुछ रुक गया था। उस समय अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ होती है। और अकू जी, 90 करोड़ कितना पैसा होता है, इसको समझने के लिए अगर एक अनस्किल्ड वर्कर, एक मजदूर बिना रुके 365 दिन, ना उसको बीमारी हो, ना उसके बच्चे को कोई तकलीफ हो, ना उसकी बीवी अस्पताल ले जाने की जरूरत हो, अगर 365 दिन काम करे तो उसको 10,000 साल लगेंगे उस 1 घंटे की आमदनी को कमाने में। लिहाजा इकोनॉमी में कितनी टेनेसिटी है, कितना अन्यता है, ये जानने के लिए ये दो आंकड़ों का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब किसान, बड़ा आसानी से कहा जा सकता है कि भाई किसान अपना उत्पादन पैदा करता है, गेहूं चावल जो भी करता है, तो उसको मार्केट में बेच ले, क्या दिक्कत। इसको भी समझना होगा। एक मान लीजिए कि मोबाइल की कंपनी है जो मोबाइल बनाती है।
अगर आज उसको स्टडी से पता लगे कि अगले 3 सालों में कोरोना की वजह से बेरोजगारी होगी और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास मोबाइल नहीं खरीदेगा, खास करके वो मोबाइल जो कि स्मार्टफोन कहे जाते हैं। अगले 15 सेकंड में या अगले 3 मिनट में वो अपने सारी 400 यूनिट्स को एक मैसेज देगा, प्रोडक्शन रोक दो, और प्रोडक्शन रोक दिया जाएगा। उसका लॉस जो होने वाला है वो खत्म हो जाएगा। किसान ने अगर खेत तैयार किया, उसकी बेसल ड्रेसिंग कर ली, उसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट डाल दिया, उसकी सिंचाई जुताई करके खेत पूरी तरह तैयार करके बीज खरीद के डाल दिया, उसके बाद वो इंद्र भगवान की कृपा पर हो जाता है। वो प्रोडक्शन रोक नहीं सकता, प्रोडक्शन की बर्बादी नहीं रोक सकता। यही फंडामेंटल डिफरेंस है किसान को क्यों पूरे समाज को, पूरी सरकार को मदद करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन, इसका प्रोसेस अलग है, इसको आप रोक नहीं सकते। एक बार वो खर्च कर दिया है तो अब काटने में ही आपको खर्च करना पड़ेगा, या सिंचाई जो बीच में होती है, या थोड़ा बहुत खाद पानी में, उसमें इंद्र भगवान की कृपा हुई, आंधी चला, पानी हुई, पाला पड़ा, ओले बरसे, इस सबसे बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि किसान आज, आप ताज्जुब करेंगे कि जब आजादी मिली थी तो उस समय 5 क्विंटल पर हेक्टेयर से 7 क्विंटल, 5 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होती थी। आज ये 34 हेक्टेयर, मैं गेहूं की बात कर रहा हूं, ये 34 क्विंटल है पर हेक्टेयर। कहने को होगा कि साहब ये तो गदगद हो जाएगा किसान, लेकिन नहीं। उसका दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये किसानों के खिलाफ चला गया है, क्योंकि जो इनपुट उसने लगाया उसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती गई। खरीद का जहां तक सवाल है, एमएसपी का आपको भी मालूम है, आपने इस प्रोग्राम में कई बार दिखाया भी है कि 1970 में गेहूं का जो एमएसपी का रेट था और आज जो रेट है, उन दोनों में करीब 27 गुने का अंतर है। लेकिन भारत सरकार का एक कर्मचारी जो 71 में तनख्वाह पाता था, उससे वो 350 गुना ज्यादा आज पा रहा है। तो यहां भी उसकी उपज का नहीं मिल पाता, उसको दबाया गया है, उसकी उपज की कीमतों को दबाया गया, ये कह के कि ये महंगाई बढ़ाएगा। नतीजा ये हुआ कि पिज्जा आप जो घर पे खाते हैं, उस पिज्जा की कीमत अगर 20% भी बढ़ जाए तो आप उफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो गृहणियां चिल्लाने लगती हैं। ये एक परसेप्शन डेवलप किया गया है कि किसान के उपज की कीमत माने सीधा हमारे ऊपर आता है, जबकि पिज्जा खाते हैं हम, स्कूल में फीस बढ़ती है, दवा का दाम बढ़ता है, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ता है, तो वो हमें दर्द नहीं देता, हम कभी सड़क पे उसके लिए नहीं आते। तो एक तो ये हो गया बेसिक। अब आपने जो कहा है एमएसपी, अव्वल तो एमएसपी अगर देंगे भी तो ये A2FL फॉर्मूले पे देते हैं। कानूनी, आप जरा गौर कीजिएगा, इस साल का आंकड़ा आप ले लें, इस साल कोरोना के बाद का साल था, इस साल सरकार ने जो टोटल खरीदा है वो 2,50,00,000 रुपए का अनाज और अन्य सामान खरीदा है। सिर्फ अनाज नहीं, देखिए 2,50,00,000। इसको कैसे कहते हैं, 2 लाख करोड़। तो 2.50 लाख करोड़, हाँ, लाख करोड़। सॉरी, तो 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का उसने खरीदा है। अब ये 2.5 लाख का करोड़, औसत ये मान लेते हैं हम करीब 1 लाख 1.5 लाख का खरीदता है। लेकिन इस साल चूंकि एमएसपी का रेट भी बढ़ा, कई चीजें ऐसी हुई, तो वो इसमें भी सारी चीजें हम बता रहे हैं। इसमें उसका कपास भी है, 23 जीन्स है, जिसमें 7 अनाज है, 7 तिलहन है, 5 दलहन है और 4 कमर्शियल क्रॉप है। कुल जो खरीद हुई है, डायरेक्ट खरीद का मतलब या तो सरकार ने खरीदा है, या अगर सरकार ने खरीदा है तो शुगर मिल मालिकों ने शुगर केन का दिया है। टोटल हमारा जो ये प्रोडक्शन 23 जीन्स का होता है, अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे 23 जीन्स को, तो ये
12 लाख करोड़ का होता है, जिसमें हमने 2.5 लाख करोड़ का खरीदा। जो सरकार डर रही है कि इसको कानूनी अधिकार देने में हमें 12 लाख का सारा खरीदना पड़ेगा, नहीं, उसकी समझ में गलती है। समझ में गलती क्या है वो तो समझ रही है, लेकिन इसी बहाने एक लॉजिक देना चाहती है। दरअसल आपको जो ये प्रोडक्शन 12 लाख करोड़ का है, इसमें किसान अपने कंजम्पशन के लिए रखता है, बीज के लिए रखता है, जानवरों के खाने के लिए रखता है, और इन सब फ्री मार्केट में बेचता है, और इन सब से जब बचता है तो वो एमएसपी पे सरकार को देता है। दरअसल 1/3 से ज्यादा वो अपने उपज का नहीं देता है औसतन। नहीं, 1/3 नहीं देता है या 2/3 देता है? नहीं, जैसे गेहूं का हम बता दे, गेहूं इस बार 40% उसने एमएसपी पे दिया। टोटल प्रोडक्शन जो था उसका 40% एमएसपी पे गया है। चावल का 50% गया है, लेकिन बाकी जीन्स कम कम गए। एक तो दलहन लिया ही नहीं, या बहुत कम लिया जाता, तिलहन लिया ही नहीं जाता। तो जब टोटल कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये 1/3 आता है जो आप खरीदते हैं, वो बेचता है। अब कितना बिकता है ये एक अलग पक्ष है। जैसे उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल चूंकि चुनाव है, जोर भी है, तो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई है 5.6 मिलियन टन की, जो कि टोटल उपज जो उत्तर प्रदेश की गेहूं की है उसका 17% है। 36 मिलियन टन उपज हुई है, 5.6 मिलियन टन खरीदा गया है। लेकिन अब इसमें पेच क्या है, ये 5% किसानों से खरीदा गया है, 17% उत्पादन 5% किसानों से, 95 से नहीं खरीदा गया। टोटल उत्पादन का ये 83% नहीं खरीदा गया। अब जब एमएसपी सहज हो जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा? जब मंडी में किसान जाएगा तो 2 प्लेयर्स होंगे। सरकार बैठी है खरीदने के लिए एमएसपी के रेट पे, लिहाजा आढ़तिया डरेगा कि अगर हमने नहीं खरीदा अच्छे रेट पे तो ये उधर निकल जाएगा, इसके पास विकल्प है। सरकार को यही बात समझने की जरूरत है, जो आपको हमें सबको समझानी चाहिए, कि आप परचेजर एक्चुअली नहीं है, आप मार्केट स्टेबलाइजर है, मार्केट को स्थिर करते हैं। आढ़तिया शोषण नहीं कर पाएगा, लिहाजा आढ़तिया को डर रहेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, धीरे से उसका रेट बढ़ा के लगभग उतना ही कर देगा जितना एमएसपी, और उसे करने में दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एक डबल रोटी आप 45 रुपए 50 रुपए की लेते हैं 400 ग्राम, जरा गौर कीजिएगा। लेकिन किसान का गेहूं आप 18 रुपए किलो नहीं खरीदते। इस समय 20 रुपया और 20 पैसा रेट है एमएसपी का। एमएसपी का 20 रुपया 20 पैसा रेट से आप गेहूं नहीं खरीदते हैं, लेकिन उसी, और डबल रोटी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये भी आप जानते हैं। लेकिन उसी को जब वो प्रोसेस उसमें ला देता है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसको कहा जाता है कि साहब ये 50 रुपए का ब्रेड आपका 400 ग्राम मिलेगा, मतलब 120 रुपए किलो पड़ जाता है। आप जरा ये गैप देखिए, 20 रुपए गेहूं एक प्रोसेस से वो जाता है, सिर्फ उसको ग्राइंड करते हैं, आटा बनाते हैं, और आटे को खमीर उठा के डबल रोटी में कर देते हैं, फिर पैकेट में बंद करते हैं, लेकिन मार्केटिंग उसकी ऐश्वर्या राय करती है। इतना ही सिर्फ अंतर है उसका। तो आप समझ सकते हैं कि हम हायर प्रोडक्ट की तरफ ले जाने में एक्चुअल कॉस्ट, तो बेनिफिट किसका होता है? जो इसको वैल्यू एडिशन करता है और मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से आपके कंजम्पशन पैटर्न को बदल देता है। अब मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को ये क्लियर हो जाएगा कि किसान और हमारे कंज्यूमर के दोनों के बीच में असली प्लेयर कौन है। तो जब वो जी बिचौलिया और जो वैल्यू एडिशन, आप सोचिए, आपको ऐतराज नहीं होता? कभी आपने आंदोलन सुना है कि डबल रोटी के रेट बढ़ने पे आंदोलन होते हो? बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन एक इसमें तथ्य ये भी स्पष्ट हो जाए मेरे ख्याल से, जब आप बता रहे थे कि
दाल दलहन वो गेहूँ और धान के बाद में दलहन है, तो दलहन का जो भी रेट होता है एमएसपी उससे ज़्यादा तो ऑलरेडी वो बाज़ार में ही उस भाव पे बिकती है मेरे ख्याल से। दलहन के नहीं, साथ नहीं, 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 हमेशा ये नहीं होता, बल्कि ये उल्टा भी कई बार होता है। इसीलिए आप कहते हैं डब्ल्यूटीओ की कंडीशनैलिटी की वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। आप जरा गौर कीजिएगा, दलहन हमारा इस समय करीब 24 मिलियन टन हो रहा है। अभी हुँ, 4 साल पहले तक 19 मिलियन टन था, इधर थोड़ा-सा बढ़ा है और अब 23-24 के आसपास हो रहा है। दलहन कच्ची फसल है, किसान लगाना चाहता है दलहन, क्योंकि हमारे यहाँ दलहन और तिलहन प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 71 में थी, उसके लगभग आधी है प्रति व्यक्ति। हम दाल नहीं खा पाते क्योंकि महंगी है, उपलब्ध नहीं है। दाल महंगी क्यों है? क्योंकि हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। किसान करता, लेकिन फसल बीमा योजना आपकी गलत है। आप ताज्जुब करेंगे कि जिस दिन मोदी जी इसकी घोषणा कर रहे थे कि किसानों के तीनों कानून आज से हम उसको हटा रहे हैं, उसी दिन उन्होंने एक बात और कही कि देखिए कितनी गजब की हमने फसल बीमा योजना दी है। उनके वेबसाइट पे, जो कि उनको मालूम है, फसल बीमा योजना दम तोड़ चुकी। 4 साल से लगातार इसमें जब से लॉन्च हुआ है, नतीजा ये हुआ कि उनकी वेबसाइट पे है, लगातार ये घटती गई है। आज वो फेल हो गई है। कोई किसान जो वो दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, जो लिए भी है 5% किसान इसको ले रहा है, जबकि पहले ये 10% था, आज आधा हो गया है। और जो ले रहे हैं वो भी चूंकि लोन लिए हैं तो बैंकों की कंडीशनैलिटी की वजह से ले रहे हैं। अगर आप ये कर देते तो वाकई दलहन का आपका उत्पादन बढ़ जाता, तिलहन का बढ़ जाता। आप इंपोर्ट करते हैं दोनों चीजें, तिलहन तो सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उसके लिए कच्ची फसल है और आपने क्रॉप की गारंटी नहीं दी है, फसल बीमा योजना आपने नहीं दिया है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे व्यूअर समझ जाएंगे कि दलहन किसान की अनिच्छा नहीं है। किसान को उसमें, जहां तक दलहन का सवाल आप कह रहे हैं, हायर रेट इसलिए कि मार्केट में वो कम है, उसका हायर रेट मिलता है, लेकिन ये रेगुलर प्रोसेस नहीं है। जैसे ही हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो उसका रेट गिर जाता है, नीचे आ जाता है। 2 मिलियन टन का अगर कर लिया हमने तो खट से नीचे आ जाएगा। तो इसलिए दलहन वो नहीं करता पैदा, क्योंकि कच्चा सौदा है और उसपे वेगरीज ऑफ नेचर की वजह से दलहन अक्सर खराब हो जाता है। किसान चूंकि छोटा किसान है, उसकी हैसियत नहीं होती है कि वो इसको झेल पाए, इस लॉस को, इसीलिए वो मजबूत क्रॉप गेहूं चावल पे रहता है। ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि क्यों गेहूं चावल पे होता है। उसे भी मालूम है बिहार में 31% सब्जियां बोई जाती। बड़े दावे से कहा नीतीश कुमार ने कि साहब हमारे यहां तो नहीं है, हमारे यहां तो हमने मंडी वंडी सब खत्म कर दी 2006 से। जी हाँ, आप झूठे हैं। आपने सिर्फ मंडी नहीं खत्म की, किसानों को खत्म किया है। क्योंकि मक्का जो सबसे ज्यादा पैदा होता है बिहार में, वो 900 रुपए इस साल बिका है, जबकि एमएसपी उसका 1800 है। आपके पास एमएसपी का सिस्टम ही नहीं है। आपने जो पैक्स डेवलप किया है उसमें कोई खरीद नहीं होती, आप ये बात जानते हैं। तो एमएसपी का सहारा उनको नहीं है। सब्जी बेचारे बोते हैं। आपने कहा क्रॉप पैटर्न चेंज कीजिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, उसने चेंज किया, वो सब्जी बोने लगा। कौन सा अंबानी वहां पे कोल्ड चेन लगाने गया है, आप बता दीजिए। इन 14 सालों में बिहार में कोई कोल्ड चेन नहीं है। और इस साल 2 रुपए परवल बिका है, 2 रुपए किलो। किसान ने सड़कों पे फेंका है परवल, ऐसी चीज, क्योंकि आपके पास कोल्ड चेन वगैरह तो खैर कुछ है ही नहीं है। इसके बरक्स केरल की सरकार, आप ताजुब करेंगे, 16 सब्जियों पे एमएसपी दे रही है। आपने कभी सुना है कि एमएसपी सब्जी पे भी? केरल की सरकार एमएसपी सब्जी पे दे रही है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, एक वेलफेयर गवर्नमेंट और एक एक्सप्लॉयटेटिव गवर्नमेंट। हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक्सप्लॉयटेटिव है, किसानों के हित में काम नहीं करता। लिहाजा ये दलहन की बात हो गई।
आप अगर पूरा ये व्यू देखें, आप अगर कानूनी दर्जा दे देते हैं, तो ये नहीं है कि आप अच्छा उसके मॉडल क्या है, आप कानूनी देना दीजिए, आप उसका तरीका, आपके पास 4 ऑप्शंस है इसको देने के। हम चारों ऑप्शन को आपको बताते हैं। मान लीजिए कानूनी दर्जा दे दिया, तो जब वो जाएगा मंडी में, तो एक तो रेट ऊपर आ जाएंगे क्योंकि किसान बैठी है खरीदने के लिए, लिहाजा आड़तिये की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो कम दाम दे उसका। पहला तो ये है। दूसरा, किसान जो सरकार खरीदती है, वो वही का वही फैक्ट्री बिल, जैसे डबल रोटी की इंडस्ट्री है, वो वही सरकार से खरीद लेगी। अगर व्यापारी देता, अगर किसान देता है, तो वही का वही वो किसान से डायरेक्ट खरीद लेगा। दोनों स्थितियां हैं। इसलिए सरकार को सारा नहीं खरीदना पड़ेगा, सरकार इसके लिए डरे नहीं। जो स्कीम है रायतु बंधु, इसमें पर हेक्टेयर या पर एकड़ के हिसाब से उसका पेमेंट होता है। एक किसान को एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए पर हेक्टेयर है, तो उसका अगर वो ओनरशिप उसकी है, तो पर हेक्टेयर, और उसमें लेबर का भी प्रोविजन है, तो पर हेक्टेयर 5,000 रुपए दिए जाते हैं पर सीजन। इसका सीधा मतलब है कि वो जो भी अपनी खेती करे, जैसे भी चाहे बेचे, इसमें कोई विवाद नहीं होगा। और ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है कि गवर्नमेंट को इसके रख रखाव का खर्चा, ये सारे खर्चे बच जाते हैं और सीधा उसके हाथ में पैसा पहुंच जाता है। अब वो उसको जिस तरह चाहे अपनी खेती में लगाए। और पर हेक्टेयर अगर ये मिलता है, तो 2 सीजन में आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपया ये हो गया उसका। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी, इसको बढ़ाना घटाना ये सब्सिक्वेंटली आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो उसके लिए अलग कर दें। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी है और लैंड से सीधे जोड़ दी जाती है। तो जो लैंड जिसके पास है उसके, और लेबर के लिए अलग से प्रोविजन है। तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम्स है, जिसको कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए, बजाय इसके कि एमएसपी दे, एमएसपी के अलावा जो बाकी स्कीम्स है वो करे, तो ये बेटर रहेगा। दूसरा ये है जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें सीधा आप किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपया देते हैं 3 बार। इसका ये 17 रुपया प्रतिदिन पड़ता है, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि इसमें आपको और हमें और उस मजदूर को लगभग उतना ही मिलेगा। अगर उसके पास 1 बीघा खेती है, हमारे पास 10 एकड़ खेती है, हम दोनों को बराबर मिलेगा। ये इसकी कमजोरी है। लिहाजा बेहतर ये होता है कि आप इंडिविजुअल के हाउस होल्ड के हिसाब से न देखे कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कितने हैं या किस कैटेगरी के हैं, मार्जिनल है, स्मॉल है या स्मॉल एंड मार्जिनल है। इसको छोड़ के आप बेटर ये होगा कि उसकी लैंड ओनरशिप, या अगर उस लैंड पे वो काम करता है, एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करता है या उसके किराए पे लेके काम करता है, तो आप उसको ये रिप्लेनिश डायरेक्टली करें। ये मेरे ख्याल से स्कीम सक्सेस। हाँ, इसकी एक ही शर्त है कि इसमें लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ये बहुत पुख्ता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड पुख्ता नहीं है तो आप डिलीवरी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। इसीलिए तेलंगाना ने, आप ताजुब करेंगे, दुनिया के इतिहास में ये एक पहला केस था जिसमें कि 3 महीने के अंदर सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड, जितने लैंड रिकॉर्ड थे, उसको दुरुस्त कर लिया गया। बिहार में भी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक तो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो ये हो गए, ये हो गई मेन स्कीम। दूसरी स्कीम हो गई। तीसरी जो एमएसपी वाला है, ये एमएसपी चोर बिल्ली का खेल हो जाएगा। एमएसपी आप A2FL पे देंगे, एमएसपी आप C2 पे देंगे। लड़ाई इसकी भी चल रही है, क्योंकि अभी A2FL पे मिलता है, उसको C2 पे देने की बात डिमांड हो रही है। और उसके बाद मान लीजिए आपने दे भी दिया एमएसपी पे, तो उससे क्या किसान की हालत परमानेंटली बेटर हो जाएगी? उसके कोलेटरल डैमेजेस क्या क्या होंगे? क्योंकि फिर वो एक पर्टिकुलर जीन्स पे जाएगा। क्या आप सब पे करेंगे? 2300, मान लीजिए 23 है, जिसमें कि 7 तो फूड ग्रेन क्रॉप्स है, 7 तिलहन है, 5 दलहन है और 4 कॉमर्शियल क्रॉप है। टोटल मिला के 23 है। क्या इन सारों को गवर्नमेंट ले लेगी? क्या इन सारों के लिए रेडी मार्केट है? मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये कॉस्ट, चूंकि करप्ट सिस्टम है, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। भावांतर भुगतान योजना है,
जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, जिसमें प्राइस डिफरेंस देने लगी। अब इसमें हुआ क्या, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया कि रातों रात खुद ही आढ़तियों ने उसके प्राइस वेरिएशन कराना शुरू किया। अब आप एवरेज लेते रहिए कि किसान को कितना मिलेगा, अचानक घटा देता था, अचानक बढ़ा देता था। वो उसके हाथ में है प्राइस घटाना बढ़ाना। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, करप्ट सिस्टम है आपका। तो सीधे रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे, एग्रीकल्चर लेबर देखे जो उसमें एम्प्लॉयड है, और उसके हिसाब से वो देना शुरू करे। मेरे ख्याल से ये आइडिया है। लेकिन फिर वही एक सवाल है, ये डाटा आंकड़ा क्या होगा? आपने तमाम चीजें पेश की हैं, क्या अभी तक मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि पिछले 70 सालों में शायद किसानों को इसीलिए नहीं सरकारों ने दिया कि महंगाई बढ़ जाएगी, और वो मध्य वर्ग के दबाव में दिया। ये भी चाहिए, उसका कल्प्रिट जो है वो हम आप ऐसे लोग ही हैं जिनको आलू के दाम बढ़ने पे जान निकलने लगती है, पिज़्ज़ा खाने में जान नहीं निकलती है, ये उनकी वजह से होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे किया जा सकता है? क्या एमएसपी की रकम, फिर वही कह रहा हूँ मैं कि एमएसपी इतनी बड़ी रकम है कि सरकार को सोचना पड़ा, अगर ये सब इतना आसान है जैसा कि आप सब बता रहे हैं, तो अब तक तो हो चुका होता। नहीं, उसके लिए उसका तरीका है। एक तो आपको अपना परसेप्शन बदलना पड़ेगा। आपको 2 ढाई लाख करोड़ अगर आप दे रहे हैं, तो करीब 1.5 लाख करोड़ और देंगे, तो ये आप उसका जितना जरूरत उसको है वो उत्पादन खरीद सकते हैं। पहला तो इस हैंगओवर से निकले कि बहुत ज्यादा खर्च आने जा रहा है, ये गलत है। टोटल करीब 33 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन है, जिसमें दूध हमारे गेहूं से ज्यादा होता है आज। अब प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपका एक्सपोर्ट मार्केट हमने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे गेहूं की कीमत ज्यादा है, लागत ज्यादा है, हमारे दूध की लागत ज्यादा है। न्यूजीलैंड 225 रुपए पर केजी दूध मिल्क पाउडर दे रहा है, 270-75 रुपए दे रहा है। हमारी लागत 310 आ रही है। लिहाजा हमारी गाय, हमने नस्ल नहीं बदला, और जब से ये जो घटिया नस्ल के सांड आपने छोड़ दिए, चूंकि गोवध बंद हो गया, एक नया आंदोलन शुरू हो गया, लिहाजा गाय की नस्लें हमारी खराब हो रही है, पूरी तरह खराब बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि वो छोटे नस्ल के सांड छुट्टा घूमते रहते हैं। लिहाजा वो नस्ल हमारी खराब हो गई है। आपको दूध में भी यही करना पड़ेगा, आपको इससे अनाज में करना पड़ेगा कि हमारा किसान कम से कम साइंटिफिक। आप अभी 0 बजट खेती कह रहे हैं, आपने इसको फील्ड ट्रायल प्रॉपरली किया है? फिर वही नोटबंदी की तरह आप डिसास्टर्स कोर्स पे जा रहे हैं। श्रीलंका ने भी यही किया है, ऑलरेडी चल रहा है वहां पे, फर्टिलाइजर इंपोर्ट रोक दिया है। नतीजा ये हो, किसान मरने जा रहा है, भयंकर अकाल पड़ने जा रहा है श्रीलंका में, क्योंकि उसको भी 0 बजट खेती का शौक लग गया। 0 बजट खेती संभव नहीं है, दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्ट ही आउटडेटेड है, और वो लो पॉपुलेशन पे होता है। अगर प्रोडक्शन आपको हायर करना है, तो आपको, जैसे कि 0 बजट खेती का कंसेप्ट क्या है, कितना अनसाइंटिफिक है। और मोदी जी ने अभी जब किसानों का बिल वापस लिया, तो उसमें इसके चर्चा भी की कि हम एक कमेटी बनाएंगे ताकि, और पिछली बार 2019 में जब दोबारा आए, तो बजट में इसको बाकायदे सीतारमन ने इसका जिक्र किया कि ये बजट, और बजट में प्रोविजन किया। उसके बाद मोदी जी ने विश्व सम्मेलन में बोला, तो उसकी चर्चा की, अभी फिर कर दी उन्होंने चर्चा। मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं नोटबंदी की तरह ये भी कुछ नया करने के चक्कर में बिना सोचे समझे कर न दे। तो अब इसका कंसेप्ट का आप देख लीजिए, उसमें कहा जा रहा है कि साहब, जब नाइट्रोजन 82% से ज्यादा हवा में है, तो हम इसके लिए यूरिया क्यों डालें? अरे उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे ये इनर्ट फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है हवा में। इसको कन्वर्ट करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनाना पड़ेगा। जब तक आप इसका कोई अमोनियम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं आएगा। इसीलिए यूरिया बनाना पड़ता है, इसीलिए अमोनियम के तमाम जो डेरिवेटिव्स लेने पड़ते हैं, ताकि हम नाइट्रोजन को खेत में प्लांट के लिए यूजेबल बना सके। वो कह रहे हैं कि सीधा कैसे लेंगे साहब? गोमूत्र होगा, गाय का गोबर होगा, अच्छा होगा कि काली गाय हो। अब जरा गौर कीजिएगा,
गोमूत्र और गाय का गोबर, और उसमें थोड़ा गुड़ डालेंगे, थोड़ा दाल डालेंगे, और उसको सड़ा के हम खेत में डालेंगे, गजब की खेती होगी। ये सब चीजें शौकिया अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे आप प्रोडक्शन लेके वर्ल्ड मार्केट में नहीं खड़े हो सकते। और आपको वर्ल्ड मार्केट पे इसलिए जाना मजबूरी है कि आप ओवर प्रोडक्शन के फेज में हैं। आपके पास गेहूं 110 मिलियन टन पैदा हो रहा है, जो कि आपके खपत से करीब 30% ज्यादा होने जा रहा है। लिहाजा आपको कॉस्ट नीचे लानी पड़ेगी। कॉस्ट नीचे कैसे आएगी? जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, प्रॉपर सीड्स, प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ सॉइल हेल्थ, जो कि आपने कहा है कि आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा दिया, आप झूठ बोलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड किसी भी जमीन का अभी भी नहीं है। मैंने कम से कम 10,000 लोगों से पूछा है जो खेती करते हैं, आपका बन गया? तो बोले नहीं साहब, आज तक तो कोई आया नहीं मेरे पास। आपके रिकॉर्ड आंकड़े भरे जा रहे हैं। जब ये सब आप करेंगे तो किसानों की हालत दुरुस्त नहीं होगी। उनको खेती में मॉडर्नाइजेशन, ताकि खेती से लोग हटे, कम लोग रहें, ताकि लैंड पे प्रेशर कम हो। लैंड पे प्रेशर कम होगा तो आप उनको लेके इंडस्ट्रीज में लगाइए। आपने कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा दिया था, स्किल इंडिया लिमिटेड, और वहां से मेक इन इंडिया, ताकि रूरल लोगों को लेके स्किल दे, स्किल के बाद मेक इन इंडिया करें। दोनों फेल हो गए। रूरल लैंड पे आपका जो प्रेशर है वो हटाना पड़ेगा, और वो जब हटाएंगे आप, उसके साथ साइंटिफिक खेती करेंगे, तभी ये जाके संभव होगा। मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार इस मोड में नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल ये, जैसे पहली बात आपने जो की थी, 4-5 जो आपने विकल्प बताए थे, उसमें ये कहा था कि एमएसपी अगर पूरा कानूनी बना दी जाएगी, तो फिर अगर व्यापारी को अगर खरीदना होगा, अगर वो यहाँ महँगी मिल रही होगी एमएसपी अगर कानूनी होने की स्थिति में, तो बाहर से भी कर सकता है वो। तो बहुत सारे एक मुझे विकल्प उसके पास है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के गेहूं हमेशा $20 महंगा होता है पर टन। क्यों होता है? उसमें जो सीड वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे एमपी गेहूं है, आप देखेंगे महँगा बड़ा होता है। सॉफ्ट रोटी बनती है। उसका वजह जानते हैं क्या है? ये जो अच्छा गेहूं हम कभी कभी कहते हैं सॉफ्ट, एक्चुअली उसमें प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है। भारत के गेहूं में प्रोटीन कम है। ये बात सही। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में, जब सिएटल में जब मार्केट डिसाइड होता है, तो आप ताज्जुब करेंगे कि हमेशा गेहूं की कीमत, जो भारत का गेहूं है, $10 नीचे होती है। तो आपको गेहूं की क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी। आप जी बातें असल में इतनी सारी हैं, मैं नटशेल में अब ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सरकार के सामने अभी कौन-कौन सी, अगर आपसे कहा जाए कि 3 या 4 पॉइंट हैं, सरकार के सामने कितनी बाधाएँ हैं? जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, वो क्या-क्या नज़र आ रहा है? फिलहाल तो आप एमएसपी कानूनी गारंटी दे, बिल्कुल ना डरे। हाँ, विकल्प के रूप में आप चाहें तो रायतू बंधु स्कीम ला सकते हैं। विकल्प में चाहे तो पर हेक्टेयर उसको सब्सिडी दे सकते हैं। ये विकल्प आपके पास हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम दो चीजें, प्रोडक्शन बढ़ाना अलग है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि इनपुट अपॉन आउटपुट जिसको कहते हैं। कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन, और ये साइंटिफिक खेती से ही होगा। उसको जब तक आप नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एक्सटेंशन प्लानिंग मजबूत। आपका ब्लॉक तो घूसखोर है, वो तो एक नंबर का करप्ट है। ब्लॉक डेवलपमेंट फेल हो गया आज तक ये बताने में कि आपके खेत में यूरिया डालनी है कि नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। इसका आप पुड़िया टाइप का जो सॉल्यूशन खोजते हैं ना, कोई वो कोई पुड़िया, नहीं हो। अगर पुड़िया टाइप सॉल्यूशन होता तो शायद न जाने कब तक का हो चुका होता। पुड़िया टाइप सॉल्यूशन संभव ही नहीं है उसमें, क्योंकि अगर-मगर बहुत सारे हैं, अभी भी बहुत सारे अगर-मगर हैं। और जैसे मैंने ये कहा कि बाहर से मंगवा सकता है, अगर आपको एमएसपी बाज़ार में भी बढ़ कर के होगी, तो बाहर से भी व्यापारी कर लेगा। बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पे अभी बहुत सारा विमर्श होना है। लेकिन ये आप मानते हैं कि एमएसपी अभी लागू करने के वक़्त नहीं है? नहीं नहीं, आप लागू कीजिए, कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडस्ट्रीज को छूट में आप 12 लाख करोड़ दे देते हैं, आपको दर्द नहीं होता।
नहीं, नहीं, वो तो ठीक तो है, वो बिल्कुल सही तर्क है कि इंडस्ट्री को आप 12 लाख करोड़ देते, किसानों को आप 3 लाख करोड़ नहीं दे सकते क्या? क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए उनको और खास तौर से उसको सब्सिडाइज़ लेकिन ये करना ही लॉन्ग करना है। टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये फौरी तौर पे, लेकिन इसके साथ आपको 3 डायमेंशनल फंक्शन लाना पड़ेगा, 3 आयाम पे वर्क करना पड़ेगा, जिसमें कि साइंटिफिक खेती, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, प्रोडक्शन नहीं, आप प्रोडक्शन रोक दीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, ताकि प्रति हेक्टेयर वो भी 55 क्विंटल ले सके, जो कि चीन लेता है, जो अमेरिका लेता है, जो ऑस्ट्रेलिया लेता है। तो इसके लिए 55 क्विंटल पर हेक्टेयर एवरेज देश में, ये एवरेज की बात मैं कर रहा हूं, वरना 70 भी होता है। अगर पंजाब, फिर आप गेहूं से हटाइए उसको, गेहूं चावल से कब हटेगा? जब उसको सब्जियों का भी रिम्यूनरेटिव मिलेगा, बाजरे का भी मिलेगा, वो क्यों जाएगा गेहूं? आप गारंटी दे दीजिए उसको। इसलिए फसल बीमा योजना को मजबूत कीजिए कि आपकी फसल अगर खराब होती है तो हम खड़े हैं, हमारी इंश्योरेंस कंपनियां खड़ी हैं। ये डेवलप कीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, करप्शन उसमें एक जो एलिमेंट है, ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशंस है, ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जटिल प्रॉब्लम है, मल्टी किसानों मल्टी मल्टी सॉल्यूशंस पे मल्टी जाना पड़ेगा डायमेंशनल सॉल्यूशन और है इसका। तभी संभव है, अदरवाइज़ इतना आसान नहीं होने जा रहा, हो भी नहीं सकता। आपको बहुत लंबे समय काल का गैप दूर करना है। किसानों का एक सैचुरेशन मतलब आंदोलन का एक सैचुरेशन हो चुका है। अब इस कितना लड़ेगा वो? तो उस लड़ाई से बचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ देना होगा और हर हाल में पूरे समाज को इसके लिए तैयार होना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ सरकार को तैयार होना पड़ेगा। सरकार के अलावा समाज तैयार हो कि अगर उसको ₹20 ज़्यादा गेहूँ के देने पड़ते हैं, ₹50 ज़्यादा गेहूँ के देने पड़ते हैं, तो दिया जाना चाहिए और एक कोशिश की जानी चाहिए कि किसी तरीके से समरूपता बढ़े। बहुत सारे सवाल हैं और खास तौर पे ये भी एक सवाल जो बहुत एक अर्थगणित चल रही है कि किसानों को फिर लोगों को फिर खेती की ओर लाया जाए, जो आपके विचार से शायद थोड़ा डिफरेंट है। वो एक अलग विषय है कि साहब मज़दूर के पर मत रखिए, पीछे फिर खेती की तरफ ले जाइए। ले जाएँगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी एक अलग सवाल है। बहुत-बहुत आभार, आपने बहुत सारे आयामों को समझाने की कोशिश की है और हम सब लोग कोई भी इसके पुड़िया समाधान नहीं चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि किसी तरीके से समाज में जो इस आंदोलन की वजह से जो मैंने विद्वेष आपको नहीं कहा, मैंने गवर्नमेंट नहीं, ऑफ नहीं, इंडिया नहीं, के प्लानर्स को सरकार कहा, मैं तो प्लानर्स सरकार की प्रॉब्लम हम नहीं है। आपको सरकार की बात कर रहे हैं ना, सरकार हम आप तो समझ ही रहे हैं चीज़ों को, चाहते भी हैं कि किसी तरीके से वो हल हो। अगर सरकार पुड़िया चाहती तो पुड़िया सुप्रीम कोर्ट पुड़िया नहीं देने जा रही है आपको, ये भी तो है। उसने तो रिपोर्ट आई और दबा के बैठी हुई है, जो भी होगा देखा जाएगा वो। तो आपको ही करना है, सरकार को ही करना है, कोई दूसरे कंधे नहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया के तहत हो और सामाजिक विद्वेष जो बढ़ गया था उस दौर में, मुझे अच्छा सिर्फ यही लग रहा है कि वो कम होगा। पंजाब में मैंने खुद देखा है कि उससे 2 वर्गों में विद्वेष बढ़ गया था, वो बहुत खतरनाक हो रहा था धीरे-धीरे। बहुत-बहुत आभार, बहुत लंबी बातचीत है, बहुत लंबा क्रम चलेगा, लेकिन कुछ अच्छा हो इसी की हम लोग मनोकामना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू।